हाँ, ये वर्ड कभी सुना है? कहाँ पे सुना है? लॉ में? हाँ, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स बोला था। अच्छा, लिखना पहले। व्हाट आर दी कैटेगरीज फॉर एन ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, ये भी एक टाइप लिख सकते हो, टैक्स ऑडिटर। ठीक है, टैक्स ऑडिटर इज अ ऑडिटर who provides tax audit under which section? Tax audit under which section of Income Tax Act 1961? But of course, A, D for doctor, पूनम, A, B for Bombay, यही है, of Income Tax Act 1961. Concurrent auditor is an auditor which provides audit services on a continuous basis. मतलब एक ऑडिट होता है जो साल में एक बार होगा, एक ऑडिट होगा जो साल में 365 दिन होगा। सर ऐसा क्यों? सपोज मुझे एयरटेल का ऑडिट करना है, एक दिन में जाके उसके पूरे साल के ट्रांजैक्शन देख सकता हूँ। एक दिन में 1 लाख ट्रांजैक्शन होता है, पागल नहीं हो जाऊंगा? 365 लाख मतलब 3,65,00,000 ट्रांजैक्शन एक दिन में कर लूं मैं सॉल्व। तो वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा बैठा रहता है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे, डेली बेसिस पे ऑडिट करता है। दैट पर्सन इज नोन एज कॉन्करेंट ऑडिटर। ठीक है, देन कम्स इंटरनल ऑडिटर अंडर विच सेक्शन? अंडर विच सेक्शन? इंटरनल ऑडिट, इसके पहले वाला चैप्टर। नजदीक हो, है नहीं। आगे वन 137 किसका? कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कितने दिन में एक्सेस करेगा, उसको कितने दिन में मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा, 21 डेज वगैरह में। 138 इज इंटरनल ऑडिट। हु आर दी कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड, विच आर मैंडेट टू अपॉइंट अ फुल टाइम इंटरनल ऑडिटर? भावेश, अरे विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड इंटरनल ऑडिटर? इधर सरक पूरा, इधर सरक पूरा। हाँ अब बोल। कुंदा, every listed company has to mandatorily appoint a full time internal auditor. लिस्टेड के लिए कोई लिमिट नहीं है। परफेक्ट। अनलिस्टेड के लिए कितना? 200 करोड़ क्या? एनी कंपनी, एनी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर नॉट लेस देन 200 करोड़। समझ रहे हो वर्डिंग कैसे लिखना है? हाँ, और व्हाट? अच्छा हाँ, 50 करोड़ पेड अप, 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा हाँ, ओके, आउटस्टैंडिंग एंड बोरोड डिपॉजिट्स। ठीक है,
ठीक है, ओके. और who will be the internal auditor? What person should be appointed as a internal auditor? CA, CS. वो लास्ट में एक डायग्राम है. And he must be the employee of the company, correct? He must or he must not be the employee of the company. Who can be an internal auditor? Who can be an internal auditor? Any chartered accountant and cost accountant, CWA, cost and works accountant. Chartered accountant and cost and works accountant can be an internal auditor under section 138, and that person may or may not be the employee of the company. ठीक है. कॉन्करेंट ऑडिटर का काम नहीं. स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडर सेक्शन 139. समझे? 138 के बाद में कहां पे आ गए? 139. अरे यार, अब लिखना series of sections. लॉजिक सुनना, लेम लॉजिक है बट याद इससे से रहेगा. सेक्शंस 139. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. वन 139 में बुलाओ. 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर. 139 में बुलाओ, 140 में निकाल दो. निकाल दिया, उसके रीजंस या क्यों रखा था उसके रीजंस, मतलब एलिजिबिलिटी ऑब्लिक नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर. रखा क्यों था उसके लिए भी लिमिट, मतलब उसके लिए भी रीजन, और क्यों निकाला उसके लिए भी रीजन. 141, 142. अब वो रोते रोते गया तो उसको मैंने बुला के बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, तू रह, तुझे इतना पैसा दिया जाएगा. जब उंगली दिया तो हाथ पकड़ लिया, बोले ठीक है इतना पैसा में तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा. भाई साहब तेरी भी कुछ पावर्स है. यही पावर्स थी जिसका 143 सबसेक्शन 12 क्लॉज 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 फ्रॉड के रिगार्डिंग था. ये उसकी पावर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए. अगर पावर्स के ऊपर चला गया दैट इज फ्रॉड्स. ठीक है, तो ये बोलता है ठीक है मेरी ये सारी पावर्स है ना, तो मैं पावर को मैं और एनहांस करूंगा. तो भाई 144 बोलता है सर्टन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर. ठीक है चल कोई बात नहीं, अब मैं समझ गया. ऐसा मेरे को कुछ नहीं करना है. सबसे इंपॉर्टेंट मुझे मेरा ये काम करना है कि मैं जो ऑडिटर हूं, मेरे पास मेरा सबसे मेन काम है टू साइन व्हाट. क्या साइन करेगा ऑडिटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नालायक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीए था क्या कहीं पे? क्या था? कहीं नहीं था. ना बनाने में था ना साइन करने में था. साइन कौन कौन करता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? चेयरपर्सन. अगर चेयरपर्सन नहीं है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए. खत्म. चीफ, सीएफओ, सीईओ,
और CS नहीं है, एनी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। CS है कंफर्म। तो ये मैंने कहा बोल दिया, प्रिपरेशन कौन करेगा, ठीक है। तो ऑडिटर आया क्या कहीं पे भी, तो ऑडिटर कैसे साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, और ये जो जिसके ऊपर साइन करेगा वो ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑडिट रिपोर्ट जाने का वाली है एजीएम में। तो मतलब सिर्फ उसकी रिपोर्ट जाएगी, ऑडिटर भी बैठ सकता है एजीएम में, बैठ सकता है। अगर उसने ये सारे काम नहीं किए तो 147 में पनिशमेंट मिल जाएगी। 447 में मिल रही थी ना, ये 147 में मिलेगी। और लास्ट ये सारे सेक्शन अपने को पढ़ना है, जिसमें का ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, ये है। लिस्ट लिखना, लॉजिक लर्न कर लो। 139 में बुलाया, 140 में निकाल दिया, 141 में बताया क्यों बुलाया था और क्यों निकाला। 142 फिर मैं रोते रोते गया तो उसको बुलाया, चल रो मत, चल ले तुझे इतना पैसा दिया जाएगा। तो 142 में तुझे बताया तेरा रेम्यूनरेशन कितना है, तुझे रेम्यूनरेशन जैसी बताया, तेरे को उंगली दिया, तूने हाथ पकड़ा। 143 में तुझे तेरी पावर्स बताई, तेरी औकात बताया, ये औकात के बाहर मत जाना। ये 144 ने बताया सर्टन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर, बाय एन ऑडिटर। ये उसको जब उसकी पावर्स और उसकी ड्यूटीज बता दी तो उसको समझ में, अच्छा 145 में मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी साइन करूं, साइन करके वो रिपोर्ट कहा जाएगी। तो 146 में बोला वो जो तेरे पास एक राइट है कि तू जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, तूने इसमें से कुछ भी नहीं किया तो 147 में तुझे पेनल्टी लग जाएगी। और एक काम करना, तेरे को एक्स्ट्रा मैं एफर्ट देने को देखता हूं, जो इंटरनल ऑडिट था उससे 10 सेक्शन आगे तेरे को कॉस्ट ऑडिट देने को रेडी। 138, 148 10 सेक्शन आ गया। 148 कॉस्ट ऑडिट, 138 इंटरनल ऑडिट, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया, 133 अकाउंटिंग, 134 बोर्ड्स रिपोर्ट, 135 CSR, 136 मेंबर का, 137 कॉपी देना, 138 139 140 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेम्यूनरेशन, 143 पावर, 144 सर्टन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड, 145 साइंड ऑडिट बोर्ड, साइन करके कह जाएगी, 146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, 147 148 सेक्शन लर्न नहीं होते बोले। गुड मॉर्निंग, सो गया था?
नीचे लिखना 139। अब एक एक सेक्शन को खोल खोल के उसका समरी लिखेंगे, फिर जाके मॉड्यूल से हर एक चीज पढ़ लेंगे। एक ऑडिटर का कितना टर्म होता है सर, इससे क्या फर्क पड़ना है? क्या एक ऑडिटर लिमिटेड टाइम के लिए कंपनी में रहना चाहिए या कोई फर्क नहीं पड़ना है, कितने भी टाइम से रह जाए क्या फर्क पड़ना है? लिमिटेड में रहना चाहिए। क्यों? मैं 15 साल रहता हूं ना ऑडिटर एक कंपनी का, क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट डे जब मेरे पास आए थे या जब फर्स्ट बार मुझसे मिला था, फर्स्ट टाइम जितने कंफर्टेबल आज और कुछ बात करने के लिए फर्स्ट टाइम में थे, यही बैच आप अभी आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप निकल गए, आर्टिकलशिप मेरे पास में ही कर लो 3 साल का, उसके बाद में फाइनल भी जो 1 साल का कोर्स है वो पूरा मेरे पास कर लो, उसके बाद में जॉब भी मेरे पास कर लो, और आज से 6 साल बाद में आपको पूछूं तो इससे और ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे बात करने के लिए। सेम ऑडिटर के ऊपर भी केस अप्लीकेबल है। एक ऑडिटर आपकी कंपनी के मैनेजमेंट से एकदम फैमिलियर हो जाएगा। मैं ऑडिटर हूं रिलायंस का, सब उसके प्यून से लेके उसके हेड तक सारी की स्टोरी पता रहेगी अपने को। हाँ, इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, ये काम है, अच्छा इसके बेटे का ये शादी है, इसकी बेटी की वो शादी है, ये काम इतना, इसकी कमाई इतनी, इसकी कमाई इतनी। अब मुझे बताओ, क्या किसी इंसान को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज करवाने हैं तो यही बोलेगा ऑडिटर तो अपना पहचान का ही है, उसको बोल देता हूं साइन कर देगा? अगर ऑडिटर से मैंने कोई भी साइन करा ली तो क्या मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच अकाउंट्स? तो मतलब एक ऑडिटर लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए किसी भी जगह पे, अनलिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए? लॉजिक समझा क्यों होगा? अब मुझे एक बात बताओ, टर्म इफ इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या इफ अ पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं प्रोप्राइटर कंसर्न हूं, एक ही इंसान हूं मैं, प्रोप्राइटर कंसर्न हूं, तो मैं करूंगा 1 टर्म ऑफ 5 years। और अगर मैं पार्टनरशिप हूं तो मैं करूंगा 2 terms ऑफ 5 years ईच। मतलब इंडिविजुअल हो तो 5 साल तक एक कंपनी का ऑडिट करूंगा, और पार्टनरशिप फर्म हूं तो 10 साल तक एक कंपनी का ऑडिट करूंगा। लेकिन 10 साल एट अ स्ट्रेच करूंगा क्या? एक टर्म खत्म होगी 5 साल की, उसके बाद में सामने वाले को रखना तो रखेगा, नहीं तो निकाल देगा। समझा? पक्का? ये टर्म किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिशन, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ये जो टर्म है ना, रोटेट हो रहा है ना, आज 5 साल तक एक ऑडिटर है, फिर ये निकल के कोई और आएगा, फिर निकल के कोई और आएगा, फिर निकल के कोई और आएगा, फिर ये रोटेट हो रहा है ना मेरी कंपनी में ऑडिटर। तो ये रोटेशन किस किस को अप्लीकेबल है? एवरी लिस्टेड कंपनी, और फिर एवरी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, एवरी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज except small company and 1% company। सर ये प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज कौन कौन है? इसमें लिखना ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 crores और मोर, या फिर ऑल प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए ये, हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 20 crores और मोर, या फिर ऑल कंपनी बिलो above threshold
limit but having public borrowings from public financial institutions, banks of more than 50 crores or more. भाई टर्म ऑफ ऑडिटर क्या है? अगर इफ अ ऑडिट फर्म इज अ प्रोप्राइटर फर्म that it has a tenure of 1 term of 5 years. If the firm is a partnership firm, then it will have a tenure of auditor of 2 terms of 5 years each, starting from first AGM till the conclusion of 6th AGM. Starting from the end of first AGM till the conclusion of 6th AGM, मतलब 5 साल हो गए. ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखना. चाहिए तो आगे लिख लेना, चाहिए तो इन दोनों के आगे लिख लेना. स्टार्टिंग फ्रॉम, कमेंसिंग फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, commencing from conclusion of first AGM till the conclusion of 6th AGM. 6 minus 1 is 5, 5 साल. सर ये रोटेशन का समझा नहीं. मैं एक ऐसी कंपनी हूं, मैं कोई तो भी कंपनी हूं, मुझे रोटेशन करना पड़ेगा क्या? सबसे पहला सवाल, क्या तू लिस्टेड कंपनी है? नहीं, मैं लिस्टेड कंपनी नहीं हूं. मैं आपको एक बता देता हूं, मैं स्मॉल और डॉर्मेंट हूं. स्मॉल और ओपीसी. अबे तेरे को तो रोटेशन अप्लीकेबल ही नहीं है, तेरे को कोई रोटेशन करवाने की जरूरत नहीं. तू 200 साल तक एक ही ऑडिटर चला, एक ही फॉर्म चला, कोई टेंशन नहीं. स्मॉल कंपनी और ओपीसी कंपनी को रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी. सर फिर मैं ये दोनों नहीं हूं, मैं स्मॉल भी नहीं हूं, मैं ओपीसी भी नहीं हूं. तू पब्लिक कंपनी है? हाँ मैं पब्लिक हूं. लिस्टेड है? नहीं सर लिस्टेड नहीं हूं. पब्लिक है मतलब अनलिस्टेड है. क्या तेरा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है? अरे नहीं, मेरा तो पेड अप शेयर कैपिटल 8 ही करोड़ है. तो तुझे रोटेशन की कोई जरूरत नहीं है, एक ही ऑडिटर को 200 साल तक रखो. क्या तू कोई प्राइवेट कंपनी है? हाँ मैं प्राइवेट कंपनी हूं, लेकिन मेरा टर्नओवर इस बार पेड अप शेयर कैपिटल मेरा 10 करोड़ है. सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल के लिए तेरा कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए अगर तू प्राइवेट कंपनी हो. तो अगर तू प्राइवेट कंपनी और तेरा पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ से ज्यादा है तो तुझे रोटेशन का रिक्वायरमेंट है. ठीक है सर, मैं अनलिस्टेड, मैं आपको बताने भूल गया. बोले क्या हुआ? मेरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हूं. अरे वो तो फर्स्ट कंडीशन हो गई ना, लेकिन मेरा जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 8 करोड़ है. हाँ तो 8 करोड़ तो कोई लिमिट नहीं, कोई टेंशन नहीं है सर. लेकिन मेरा लोगों से जो मैंने पैसा लिया है ना फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो 80 करोड़ का है. तू आ गया थर्ड वाली कंडीशन में. एनी कंपनी या ऑल कंपनी बिलो, ऑल कंपनी बिलो मतलब विद इन द लिमिट, अबव threshold limit but having public borrowing from PFI banks is more than 50 crores or more. मतलब तू ऐसी कंपनी है जो ऊपर में फॉल करती है लेकिन उसकी लिमिट के अंदर है. तो तेरा पेड अप शेयर कैपिटल भली 10-20 के नीचे, लेकिन तेरा पब्लिक फाइनेंशियल बोरोइंग वो 50 करोड़ के ऊपर आ गया, तो भी तुझे रोटेशन ऑफ ऑडिटर लागू हो गया. आया ध्यान में? पक्का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर मुझे एक बात समझ में आई कि 2010 में मैं अपॉइंट हुआ, मैं इंडिविजुअल हूं मैं. हाँ 2011 में मैं ऑडिटर हूं, 2012 में भी मैं ऑडिटर हूं, 2013 में भी ऑडिटर हूं, 2014 में भी ऑडिटर हूं, 2015 में भी ऑडिटर हूं. 5 साल हो रहे. 2010 में था मैं, 2001, 2, 3, 4, 5, 2015 में हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं. 5 साल खत्म हो गए और यहां से लेके 2020 तक मैं नहीं हो सकता हूं. दैट इज
कूलिंग पीरियड हो गया 5 years का, हाँ, उसके बाद वापस आ जाएगा 5 साल तक घर पे बैठ। ये कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी में रहे तो ऑडिटर, दूसरी कंपनी का कोई इशू नहीं, ये कंपनी की तरफ 5 साल तक मत देखना। एनी पार्टनरशिप फर्म और अ प्रोप्राइटर विच हैज बीन एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी either for 1 term of 5 years or for 2 terms of 5 years will have to take its cooling period for next 5 consecutive years। अगले 5 साल तक तू कूल डाउन हो जा, उसके बाद वापस आ जाना। मतलब 2021 में तुझे आना है, वापस आ जा, कोई टेंशन नहीं। वेरी गुड, गुड, बताता हूँ, ये लिख लो पहले। एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो ये पूछे। अभी मैंने सीए पद्मिनी को रिलायंस का एक ऑडिट दे दिया। शी इज हैविंग अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। 2010 में काम किया, 12 में काम किया, 13 में काम किया, 14 में काम किया, 15 में काम किया। शी हैज बीन रीअपॉइंटेड। 16 में काम किया, 17 में काम किया। 2010 से 2020 तक जाना चाहिए था उसने, 2017 में काम किया। फिर उसको ऐसा लगा कि अभी खुद से लग रहा है उसे, या सामने वाली पार्टी को लग रहा है, मतलब रिलायंस कंपनी को लग रहा है कि अभी काम मत कर, अभी निकल जा, अभी तुझे नहीं जम रहा है ना, अभी तू छोड़ दे। तो 2017 में शी बैक्ड ऑफ। 4 साल तक वापस आई नहीं, 4 साल तक आई नहीं, मतलब 2017 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया। अभी 2020 में आके वो बोलती है अभी मुझे वापस से रीअपॉइंट कर लो। मैंने अगले 5 साल होने चाहिए, तो उसमें के 2 ही टर्म यूज किए, 3 साल और बचे हुए मेरे। अब मुझे 2020 से 2023 का टाइम दे दो, तो हो गया ना, 10 ही साल किया मैंने काम। ऐसा नहीं कि 13 साल काम किया, काम 10 ही किया, क्योंकि 3 साल तो मैं ऑफ ले लिया बीच में। चलेगा या नहीं चलेगा? लॉजिक नहीं चलेगा, वरना मतलब ही क्या होता 10 साल का। अगर आपने बीच में से छोड़ दिया तो भी यही अज्यूम किया जाएगा कि आप 2020 तक कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप 2020 से 2025 तक एनीवेज नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपका कूलिंग पीरियड चलता रहेगा। ठीक है, नीचे एरो करके लिख देना। एनी डिसकंटिन्यूएंस between the tenure will be considered as ongoing placement only, कि तू है अभी भी बोर्ड के ऊपर है, ऐसे ही अज्यूम किया जाएगा। हाँ, किस टाइम पे बोल रहे हो? जब आप छोड़ के चले गए, वो तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, वरना एजीएम में साइन कौन करेगा? और जब तक एजीएम आता, वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेगा, एजीएम नहीं रख पाएंगे। एजीएम नहीं रखा तो अलग से रिक्वायरमेंट्स घुसेगी मेरी, तो मुझे एजीएम रखना कंपलसरी है। एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट रखना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट साइन कौन करेगा? तो ऑडिटर साइन करेगा। तो ऑडिटर रखना तो कंपलसरी है ही है मेरे लिए। ठीक है, पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना इंटरेस्टिंग है, तुम ऐसे इसमें ऐसे मुंह लगा के बैठे हो। अभी तो पूरा चैप्टर में क्या करने वाले हो? अब जो है बस वो यही है। क्या हो गया? उसके बाद
मेरे पास में मेरी कंपनी के लिए 3 लोगों ने अप्लाई किया, टेंडर भरे, 3 सीए ने टेंडर्स भरे। वो सीए इंडिविजुअल होगा, पार्टनरशिप होगा, उस समय को लेना देना नहीं, कोई भी चलेगा। इंडिविजुअल है तो 5 साल के लिए रुकेगा, फर्म हुई तो 10 साल के लिए रुकेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी मैं कुंदा को लू एज एन ऑडिटर, दिव्या को लू एज एन ऑडिटर, या पूनम को लू एज एन ऑडिटर, कौन डिसाइड करेगा? ऑडिट कमिटी अगर आपके कंपनी के अंदर है तो ऑडिट कमिटी डिसाइड करेगी, नहीं तो बोर्ड डिसाइड करेगा। सर ऑडिट कमिटी क्या करेगी? मतलब ऑडिट कमिटी को अच्छा लगा, बोले कुंदा ने अपना दिव्या को ले लेते, अभी दिव्या का नाम थोड़ा लेना पड़ेगा तब तो उसकी आंखें खुलेगी ऐसे, तो बोले दिव्या को ले लेते अपन, तो दिव्या को लेके उसने सर अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। नहीं, ऑडिट कमिटी बोर्ड को सजेशन भेजेगा, बोर्ड देखेगा रख ले या नहीं रखे। अगर रख लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर नहीं रखा तो वो वापस रिवर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को, बोलेगा कि एक बार देखो वापस, मेरे हिसाब से दिव्या को नहीं रखना चाहिए, काम वाम कुछ करती नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी ने ये देख के वापस उसको रिवर्ट किया कि हाँ यार काम तो नहीं करती है, मतलब ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया, तब बोर्ड को रीजंस अपने बोर्ड रिपोर्ट में लिखने पड़ेंगे। और अगर बोर्ड ने वापस रिकंसिडर करके किया कि हम रखना ही पड़ेगा क्या, हाँ रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो ठीक है फिर रख लेंगे। या तो बोर्ड एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट किया तो वापस ऑडिट कमेटी को बोलेगा रिकंसिडर कर अपने ऑप्शन को, अपने ऑप्शंस को रिकंसिडर कर, देख एक बार वापस तेरे हिसाब से जम रहा है क्या, देखो दिव्या देखना एक बार, हाँ जम रहा है तो ठीक है चल रख ले, नहीं जम रहा है ठीक है कुंदा को रख लेते। तो ऑडिट रिपोर्ट में मैं लिख लेता हूं कि मैंने क्यों दिव्या को मना किया था, वरना बाद में लोग मेरे ऊपर बोम्बा बोम करेंगे, तूने दिव्या को मना कैसे किया आयदन में। तो अगर रिजेक्ट हो जाता है और ऑडिट कमेटी भी बाद में खुद ही सोचता है कि हाँ यार गलत रिकमेंडेशन भेज दिया हमने बोर्ड को, तो उसके लिए वो रीजन अपने बोर्ड रिपोर्ट में लिखेगा। आयदन में ऑडिट कमेटी का सेक्शन लिखवाया था मैंने, अंडर सेक्शन 177। वन 138 के अंदर वो डायग्राम में था, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। क्या हुआ? डन।
लिख, who will appoint the first auditor of the company? तेरी कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है या तेरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? सर नॉन गवर्नमेंट में कौन सी? एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एनी पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल, डॉर्मेंट, ओपीसी, जो भी कंपनी होगी, लेकिन एक्सेप्ट गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एनी कंपनी in which central government or state government or both have a holding of not less than 51% of the total paid up share capital। लैंग्वेज समझ रहे हो कैसे लिखते आना है? मोर देन वर्ड यूज ही नहीं करना, नॉट लेस देन यूज करने का। आज से वर्ड ही नॉट लेस देन कर देना, ठीक है? योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस इज नॉट लेस देन 23,000, नॉट लेस देन। पूरे लॉ में कहीं मोर देन यूज करना ही नहीं। नॉट लेस देन किया ना तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने आप वो लॉ की लैंग्वेज ग्रास्प हो जाएगी। मोर देन वर्ड छोड़ दो, नॉट लेस देन। अगर तू नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तुझे कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए, रिलायंस गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी कोई तो बता दो। HUL बेल। कुछ मैं बोला, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला आपको कि बोलो करके वापस। भेल पता है क्या है फुल फॉर्म? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नहीं याद है? ONGC, ये तो पता होगा। नहीं याद आता? BSNL। नहीं याद आता? डूब मरो। अब और तो चौथी कंपनी नहीं याद मेरे को, ठीक है? अगर तू रिलायंस कंपनी है, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा तेरी कंपनी के अंदर? भाई साहब तेरा फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा हर बार कंपल्सरीली बोर्ड, विद इन 30 days। इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट विद इन 30 days तो करेंगे मेंबर्स विद इन 90 days। अगर फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? अगर तू नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड विल अपॉइंट योर ऑडिटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी, ठीक है? अगर बोर्ड फेल हो जाती है टू अपॉइंट योर ऑडिटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन द मेंबर्स विल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर इन देयर EGM, extraordinary general meeting, within 90 days, and that auditor will not hold that audit place for a term of 5 years or for 2 term of 5 years. That auditor will hold the place only till the conclusion of first AGM. उसके बाद में तुझे वापस से AGM में रीअपॉइंट करवाना पड़ेगा। अब तो 1 साल हो गया ना, अब फर्स्ट ऑडिटर थोड़ी रहा। अब नॉर्मल ऑडिटर कब अपॉइंट होता है? तो AGM में अपॉइंट होता है। तो अब जब अगली AGM आएगी तो उसमें लोगों को ही पूछना कौन सा रखना है तुमको। इसके ऊपर केस लॉ बनता है, फर्स्ट AGM ओनली। बोल देगा ऑडिटर अपॉइंट हुआ 2012 में, वो बोलता है मैं 2015 में निकलूंगा, 3 साल के बाद में। पागल है क्या? फर्स्ट AGM के बाद में छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दे, अगर लोगों को तू पसंद होगा ना तो तेरा रीअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन वो लोग करेंगे, बोर्ड नहीं करेगा। आए ध्यान में?
अगर तू गवर्नमेंट कंपनी है, हाँ, फ्रेश 5 ईयर्स। अच्छा, मतलब आपने क्या बोला कि ये जो ऑडिटर है जो फर्स्ट एडीएम छोड़ देगा अपना, वहां से अब वो वापस से जब रीअपॉइंट होगा तब पूरे अगले 4 साल ही रहेंगे, उसके टोटल टर्म ही 5 साल की रहेगी। हाँ, अगर इसके जगह पे मैं और किसी इंसान को गवर्नमेंट ने बोला बिठाने के लिए, तो वो जो इंसान को बोला जाएगा उसके लिए 5 साल रहेगा, ऐसा। अब तो अगर गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है बोर्ड, तो बोर्ड ने कर दिया। गवर्नमेंट कंपनी में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? सोच के बोलना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबकी हाईएस्ट अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी में हाईएस्ट कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। वो तो एमसीए तो नॉर्मल कंपनी के लिए भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए। ये नाम का इंसान कभी सुना है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नहीं सुना? ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इज नॉट अ टीम। सीएनएजी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, ही इज अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होल्ड करता है गवर्नमेंट पे, मतलब इसके ऊपर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके ऊपर बीच में कोई इंसान नहीं है। ही इज द सीएनएजी। जैसे आरबीआई का मैनेजर होता है ना, तो आरबीआई मैनेजर जो होता है, ही इज अ पर्सन ना कि एक डिपार्टमेंट। जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट तो एक वो डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन सीएनएजी एक डिपार्टमेंट नहीं है, ही इज एन कंट्रोलर। कंट्रोलर, COMPTROLLER लिखवा दूंगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का ऑडिटर है वो इंसान है ना, सिर्फ रिलायंस का ऑडिटर है, ये इंसान पूरे इंडिया का ऑडिटर है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? फर्स्ट ऑडिटर करेगा कंट्रोलर एंड within 60 days। कहां से रहेगी 60 days? फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एरो इफ CNAG फेल्स। इसके नीचे की अथॉरिटी कौन सी सबसे बड़ी रहेगी? CNAG के नीचे उस कंपनी के लिए बोर्ड। इफ CNAG fails, board will appoint within 30 days। within next 30 days बोर्ड भी फेल हो जाता है, फेल्स टू अपॉइंट। उसके नीचे कौन है? उसके नीचे कौन है? बोर्ड के नीचे, हाँ, मेंबर्स विल अपॉइंट विद इन 60 days at EGM। इधर 30-90, इधर 60-30-60। इधर 2 डैश, इधर 2 डैश। if casual vacancy
व्हाट डू मीन बाय कैजुअल वैकेंसी? एक होता है मैंने 139 में बुलाया, 140 में उसको फायर कर दिया, तो 140 में फायर कर दिया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई वापस, अब वो वैकेंसी भरना पड़ेगा। तो ये तो वैकेंसी मैंने क्रिएट करवाई ना। व्हाट इफ कैजुअल हो गई, मतलब किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं था, मर गया ऑडिटर, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अगर आप इंसॉल्वेंट हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो, आप इनकम्पिटेंट हो गए, अनसाउंड माइंड, लुनेटिक, ऐसे बन गए। अब ये तो कैजुअल वैकेंसी है। कैजुअल वैकेंसी होने के बाद कैजुअल वैकेंसी कौन भरेगा? सिंपल रूल है, लर्न मत करना कभी, जो अपॉइंट करेगा वो उसको भरेगा। इस केस में सबसे पहले कौन अपॉइंट कर रहा था रिलायंस में? बोर्ड, तो बोर्ड कैजुअल वैकेंसी भरेगा। इस केस में सबसे पहले कौन अपॉइंट कर रहा था? तो CNAG भरेगा। इन नेक्स्ट मीटिंग, ये तो फर्स्ट ऑडिटर की बात है, फर्स्ट ऑडिटर के बाद वाले ऑडिटर को क्या बोलेंगे? सेकंड ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। अगले एजीएम से तो मेंबर्स आएंगे ना बीच में, यहां पे इसलिए तो आखिरी का रिजॉर्ट हमने मेंबर्स के हाथ में दे दिया। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स जो है वो मेंबर्स लाएंगे, तो अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर की वैकेंसी हुई तो वो वैकेंसी कौन भरेगा? मेंबर। जिसने अपॉइंट किया वही उनको कैजुअल वैकेंसी भर के देगा। क्लियर है? तो इफ कैजुअल वैकेंसी shall be filled by board, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लिखना, if casual vacancy is due to resignation, ये वैकेंसी थोड़ी अलग हो गई। सिंस तुमने रेजिग्नेशन दिया, मतलब तुमको मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर आ रहा है, तभी तुम रिजाइन कर रहे हो। मेंबर्स तो प्रेशर दे ही नहीं सकते, तो तुमको प्रेशर देने वाला है कौन कि तुम रिजाइन कर रहे हो? मैनेजमेंट प्रेशर दे रहा है, तो मैनेजमेंट प्रेशर देके निकाल देगा और वापस मैनेजमेंट ही लेके आएगा। तो मतलब इसमें चालाकी मैनेजमेंट की है। मेंबर्स को तो पता ही नहीं चलेगा ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी भर भी बोर्ड ही रहा है। इफ कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन, देन द कैजुअल वैकेंसी शैल बी अप्रूव्ड, मतलब इट शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ही रहेगा। साथ में दे मस्ट हैव अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन AGM विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर मेंबर्स को बता भी दो AGM के अंदर, वरना लोगों को पता नहीं चलेगा। सोचो ना, मैं मैनेजमेंट हूं, मतलब हम सब मैनेजमेंट है, जिसमें कि एक ऑडिटर आई दिव्या। मुझे दिव्या नहीं चाहिए थी, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए तो ऑडिट कमेटी को वापस बोला मैंने। लेकिन ऑडिट कमेटी ने वापस मुझे बोला, अब मैं ना बोल दूं तो मुझे रीजन लिखना पड़ेगा। मैंने सोचा देख ऐसा तो नहीं कर सकता ना, एक काम करते दिव्या को ले लेते अपने इसमें ऑडिटर एज एन ऑर्डर, और उसके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि खुद ही छोड़ के चले जाएगी। एक बार उसने खुद से छोड़ दिया तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। कैजुअल वैकेंसी कौन भरेगा? वापस मैं ही भरूंगा। इस टाइम पे मुझे ऑडिट कमेटी को पूछना भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले से ही इसको लाना था, शैलेश को लाके प्रज्वल को लाना था। लेकिन ऑडिट कमेटी ने प्रज्वल का नाम ऊपर मुझे दिया ही नहीं, क्योंकि प्रज्वल मेरा खास है। प्रज्वल को मैं जो बोलूंगा वो हिसाब से बुक्स को डिजाइन कर देगा। वही तो चाहिए, मेरा जो भी व्हाइट नंबर 2 नंबर का पैसा उसको छुपा दे, वो दिव्या करेगी नहीं। तो अब क्या करता हूं, इतना प्रेशर डालता हूं, बोलूंगा उसको सुबह 7 बजे आ, रात के 12 बजे जाने का, और 1 मिनट भी लेट हुआ तो तेरे को खाना नहीं दूंगा। गुजराती खाना नहीं, काम ही नहीं करना मुझे, ये ले रिजाइन। अगर तूने रेजिग्नेशन दिया तो तू शैलेश को लेके आ जा, प्रज्वल को लेके आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में जब से उसने रिजाइन किया है, तो जब से तूने प्रज्वल को लाया, उसके 3 महीने के अंदर मेंबर से अप्रूवल भी ले ले ये चीज का, जिसको बोलूंगा मैं रैटिफिकेशन बाय मेंबर्स, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि तूने क्या किया है। अगर लोगों को समझ गया तो लोग उसको निकाल देंगे 140 के अंदर, और लोगों को नहीं समझा तेरी बल्ले बल्ले, करते रहते को जो करना है। समझा? मतलब क्यों लॉजिक समझा क्या है इसके बीच में? नहीं समझा पूनम, नहीं समझा सच्ची, थोड़ा बहुत वापस समझाओ। हाँ वो समझे नहीं मेरे को, हाँ कि ना समझाओ। मुझे ना आपको लेना था ऑडिटर, क्योंकि आपके ऊपर ना मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता हूं।
अंडू इन्फ्लुएंस सुपीरियर अथॉरिटी होता है, एक इंसान कोई सुपीरियर होता है, एक इंसान कोई ये इन्फीरियर होता है। तो मैं जो बोलूंगा आप करके दोगे। मुझे पता है बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की कैश दिख रही है, जबकि बैंक में 1 लाख की कैश है ही नहीं। मैं खा गया, मतलब यूज कर गया। तो मुझे पता है इसमें बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन ये बैलेंस शीट पे कवर करने के लिए कोई तो चाहिए, साइन तो लगाना पड़ेगा ना। ऑडिटर ने एक बार साइन कर दिया कि हाँ हमने सब चेक कर लिया, कौन चेक करने वाला है उसके बाद में? कोई तिजोरी आके देखेगा? सिर्फ ऑडिटर तिजोरी आके देख सकता है और कोई नहीं आके देख सकता है। तो ऑडिटर मेरी दिव्या थी, दिव्या को बोला सुनना ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा काम नहीं करती, इसके लिए ऑडिटर बनी हूं मैं। मेरी फीस 1200 रुपए, मैं सिर्फ 1200 रुपए लूंगी, इसके ऊपर तुम 1 करोड़ भी दो मैं नहीं लूंगी। है भाई, सच्चाई की मूरत है वो, नहीं लेना उसे। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है ना, जब तक मेरा कोई कवर नहीं करेगा। सत्यम, सत्यम याद रखना, सत्यम, ये केस सत्यम का ही बोल रहा हूं मैं। सत्यम का ऑडिटर वॉज PwC, बिग 4 है ना, बिग 4, उसका एक ऑडिटर है PwC, ठीक है, प्राइस वाटर कूपर ये नाम है उसका। तो मुझे पता है कि मुझे कुछ भी करके आपको बोर्ड पे लाना है, मतलब आपको ऑडिटर बनाना है, लेकिन ऑडिट कमेटी ने बोला उसको बनाना है। एक काम करता हूं, इसके ऊपर इतना प्रेशर डालता हूं, इतने सर्कमस्टांसेस कर देता हूं इसके ऊपर, ये रिजाइन करके चले जाएगी। एक बार इसने रिजाइन कर लिया, मतलब कैजुअल वैकेंसी, अपने टर्म के पहले निकल जाना या चले जाना, या तो निकल जाए या मर जाए, मतलब चले गए, दिस इज नोन एज कैजुअल वैकेंसी। आपका टर्म होने के बाद निकल गए, नॉर्मल वैकेंसी, ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? जिसने फर्स्ट अपॉइंट किया। फर्स्ट अपॉइंट किसने किया? बोर्ड ने। अब बोर्ड मैं हूं, अब मैं बराबर आपको लेके आऊंगा। लेकिन अगर रेजिग्नेशन है तो आपको लेके तो आ जाऊंगा, लेकिन साथ में एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी 3 महीने के अंदर। उनको बता देना पड़ेगा सर मेरी एनुअल जनरल मीटिंग तो अभी अभी होके गई, अब तो मेरी अगले दिसंबर में आएगी, बेटा बुला 3 महीने में, वरना 139 में अटक जाएगा। और 139 में अटक गया तो उसकी पनिशमेंट 147 में मिलेगी। देख लो 147 पेनल्टी का था, 447 का 147। तो ये ना हो, इसके लिए जब से आपको बुलाया उसके 3 महीने के अंदर एजीएम अपॉइंट कर बुलाना पड़ेगा, और उस एजीएम में बताना पड़ेगा कि जो दिव्या थी मैंने उनको निकाल दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनके जगह पे मैंने कुंदा को बिठा, अपना पूनम को बिठाया। अगर लोगों में से समझ गया कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग खुद से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको भी निकाल देंगे अंडर सेक्शन 140। इसका अगला सेक्शन वही है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। आया ध्यान में? और अगर नहीं है, किसी को समझा ही नहीं, ठीक है, मेरे को जो करना था मैं करके बैठ जाऊंगा, वो 1200 और प्लस जीएसटी लेके भर कर चले जाएगी, खत्म। क्लियर है ये? इसमें कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई तो shall be filled by CNAG within 30 days। ना 1 महीना नहीं, 30 दिन। फर्क है दोनों में, 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है, दिन सिर्फ 30 ही रहेंगे। लेकिन चलो आगे। 139 ओवर हुआ। क्या हो गया? बोर हो गए? ये लास्ट सेक्शन करके छोड़ देता हूं बस आपको।
क्यों ऐसा, अपन टैक्स करेंगे फिर। मैंने सिर्फ बोला था 3:30 ऑनवर्ड्स, मैंने किसी को टाइम नहीं बोला कितने बजे तक है। पहले लॉ ना, सिर्फ लॉ थोड़ी बोला था। मैं लॉ पढ़ाता हूं तो मेरे को लिखते भी आता है लॉ बराबर। हाँ, पहले लॉ, बाद में छुट्टी, फिर टैक्स। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा ना। क्या आपको निकालना है? 5 मिनट का सेक्शन है। सबसे पहले स्पेशल नोटिस दो। कौन किसको देगा? स्पेशल नोटिस इज रिसीव्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। नोटिस कौन भेजेगा? बाय, इट कुड बी मेंबर्स, इट कुड बी एनी अथॉरिटी, इट कुड बी बोर्ड। कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई भी लोग। दिख रहा नहीं है कि चेंज करो इंक। स्पेशल नोटिस दो सबसे पहले। उसके बाद में आप रखो एक बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में आप डिसाइड करो कि नहीं, इसको निकालना है, कंपलसरी है। इसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो इन फॉर्म ADT2 within 30 days from board meeting। ADT2 प्लस फीस लिख देना, प्लस फीस। उसके साथ उसकी जो भी प्रिस्क्राइब फी है वो दे देना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगा और कंपनी को लेटर भेजेगा ऑफ अप्रूवल। और ये जो कंपनी को अप्रूवल लेटर आया, इसके कुछ छोड़ा क्या मैंने इसमें से? नहीं, उसके 60 डेज के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा टू ऑडिटर, और फिर उसको रिमूवल हो जाएगा। क्या? हाँ, क्योंकि आप किसी कंपनी को, मतलब ऑडिटर को निकाल रहे हो ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बहुत बड़ी पोजीशन अक्वायर करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो ना, तो सामने ली, बट ऑफ कोर्स कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी हो तो आप ताज होटल के नीचे रुकोगे भी नहीं। यू हैव ऑल दी फैसिलिटीज कि आप ताज होटल में रुको। यू हैव ऑल दी फैसिलिटी कि आप ताज होटल से निकल के, अगर सपोज आपका जो क्लाइंट प्लेस है वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर होगा, तो यू कैन टेक अ टैक्सी, यू कैन बुक एन ओला, उबर, और उसका सारा खर्चा वो देगा। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी। 1 रुपया भी जेब का खर्चा नहीं होता है। आप सपोज, मैंने किया है वो, तो कि दिल्ली में एक ऑडिट है, अब दिल्ली में आए तो आगरा घूमना है, ठीक है, वो गाड़ी करके देगा, जा आगरा घूम के आ जा।
JW में रुक, कोई रुकना नहीं है, बिल्कुल रुक, उसको सिर्फ बोल दे मुझे यहाँ रुकना है, ये सारी डिटेल्स है, इतने लोग आएंगे, इनका खाने का ये करना, मुझे मेरा जैन खाना सेपरेट चाहिए, वो सब करके देगा, सब कुछ करके देगा। काम करते टाइम दिन में 10 बार कॉफी आएगी, 10 बार नाश्ता आएगा, तू कर, मजे कर, पूरे कर, तू ऐसा लगेगा उसका जवाई है, ऐसी ट्रीटमेंट होगी तेरी पूरी। और मनवार भी उतनी होगी, खाओ सा खाओ, अरे खान काम करता हूं थोड़ा, रुक जा। 7 बजे बंद मतलब बंद, तेरे को बोल भी नहीं पाएगा कुछ, सर इतने जल्दी जा रहे हो, अभी तो खाया था, खा लिया ना, अब क्या काम बचा है, तू कर, पूरे मजे कर। बट ऑफकोर्स सामने वाली कंपनी ऐसी होनी चाहिए, कंपनी का टर्नओवर ही 2 करोड़ का, तो तेरे ऊपर कोई 50 लाख तो खर्चा करेगा नहीं वो, क्योंकि हमारे से पहले जो ऑडिटर थे हमने तो भी कम लूटा, क्योंकि हमारी फर्म शिद्दत वाली फर्म थी, काम की तो वैसे भी नहीं थी, बट ठीक है थी। हमारी पहले वाली फर्म तो मस्त लूट के गए, कितने हमारा, हम तो भी 3 दिन के लिए, हमारे से पहले ऑडिटर जो कंपनी में आए थे, PNB जो है ना अपना पंजाब नेशनल बैंक, उसके ऑडिटर थे हम, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो थे 1 हफ्ता, 1 हफ्ते का उनका 3 जन का खर्चा अराउंड 70 to 80 था, कुछ तो भी 1000, 3 जन का खर्चा समझ लो ना, 3 दिन के लिए 3 दिन का 80,000 90,000 पकड़ लो, मतलब 3 जन का 1 दिन का 10,000 का खर्चा। क्या करेगा तू 10,000 का खर्चा में? 90,000 का लोगों का पैकेज नहीं होता महीने का, तू 3 दिन में उड़ा गया, कोई बोलना नहीं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अगर आप निकाल रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब या तो उसने बहुत कुछ किया है या तेरे अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड करने का मतलब कुछ प्लानिंग चल रही है, तो इतना इजी नहीं है उनको निकालना, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आता है। इंटरनल ऑडिट का तो निकाल के फेंक दो, कोई फायदा ही नहीं है इंटरनल ऑडिटर का, क्योंकि वो तो अपना एम्प्लॉय भी हो सकता है ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। लेकिन अगर तू किसी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो तेरी कॉलर अलग ही हो जाएगी, तू बोल पाएगा मैं आई एम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। अगर तेरे रेज्यूमे पे चिपक भी गया कि तू 3 से 4 कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर चुका है, मतलब आपके आर्टिकलशिप की बात कर रहा हूं, तो वो तेरे को ऐसे देखते कि ओहो क्या बात है, इतना काम किया, बताना भी पड़ेगा भाई मैंने काम नहीं, मैं सिर्फ पोहे मंगाता था और रात में जूस मंगाता था, इसके अलावा काम नहीं किया। वो पूछेगा इंटरव्यू में बेटा क्या क्या काम किया, लिख तो देगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम किया, ड्यू डिलीजेंस देखा, ड्यू डिलीजेंस वो सर मैंने सिर्फ देखा था, बाकी मेरा कर पूरा सबॉर्डिनेट काम कर रहे थे, तो वो पूछेगा बाद में वो सब चीजें। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को आप इतने इजीली नहीं निकाल सकते हो। क्लियर? छोड़ दूं? ठीक है, एक शर्त पे, पद्मिनी पूरे सेक्शन की लिस्ट चाहिए, अगर एक भी गलत बोला तो मैं एक और सेक्शन पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अपॉइंटमेंट, रोते रोते गया ना, तो उसको क्या क्या लॉलीपॉप देके बुलाया? Certain services not to be rendered by an auditor. $145 क्या है? साइन, ओके साइन बोला था आपने, कहाँ जाएगी वो साइन? AGM। तो पावर ऑफ ड्यूटी या राइट ऑफ ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग 146 हो गया। पनिशमेंट, कॉस्ट, ऑडिट 10 पहले 138, 148 के 10 सेक्शन पहले 138, उसके 10 सेक्शन पहले 128, उसमें नहीं थे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय अ कंपनी, वो नहीं आता। अब देखो फास्ट में बताइए जनाब एकदम। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी एट व्हाट प्लेस? Registered office. If I am not willing to keep the books at registered office, can I place any books of accounts at any place anywhere in India? Within 7 days I have to report to ROC. Okay, can I place my books in e-forms? Yes. What rule will be applicable in that case? Rule 3. And what requirements do I have to state to ROC?
नॉट जस्ट दैट इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ऑल दैट, हाँ, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, उसके पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स है। अनअल्टर्ड होना चाहिए, वापस आया इन इंडिया, अरे वो आखिरी पॉइंट में है। लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, जिस फॉर्म में बनाया था उसी फॉर्म में होना चाहिए। एक्सेसिबल होना चाहिए। लास्ट में था कि जहां पे भी आपका सर्वर है दैट सर्वर शुड बी फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल का सर्विस प्रोवाइडर है उसका आपको एड्रेस देना पड़ेगा, उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है, लोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना था 128। 129 में क्या था भावेश? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने बार रिवाइज कर सकते हो? हाँ, ओके ओके। और वॉलेंटरीली रिवाइज कितने साल का कर सकते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कितने साल कर सकते हो? और 8 से कम है तो उतने साल का। क्या गवर्नमेंट ज्यादा के लिए बोल सकती है? आरबीआई? आरबीआई बैंक है, बैंक कंपनी में क्यों घुसी? कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, लोकल पंचायत, महानगर, तो वही होता है ना रे, पंचायत, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, उतने साल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। 133 में मेंटेन मैंडेटरी है, मतलब यूज करना। नहीं किया तो 3 चीजें बताना पड़ेगा। दिया डेविएशन, रीजन, फाइनेंशियल इफेक्ट, ठीक है। 134 में कौन कौन सी चीज है? कोई भी 5 चीजें बता दो। कितनी मीटिंग हुई? फ्रॉडलेंट रिपोर्ट अंडर विच सेक्शन? बतुल, फ्रॉडलेंट, फ्रॉड के बारे में कौन सा सेक्शन बोलता है? बोर्ड रिपोर्ट के अंदर है। अरे बोर्ड रिपोर्ट 134 है, उसके अंदर फ्रॉड कौन से सेक्शन में है? 12, 13, 14। हाँ बट क्या? अरे 12 क्या? सेक्शन कौन सा? अरे सब सेक्शन कौन सा? नहीं, (143) सबसेक्शन 12 क्लॉज 13 ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। हाँ, एक चीज बोली, 2 चीज बोली, फ्रॉड और कमेंट मेड बाय बोर्ड, ठीक है। पॉज। क्या बतुल, क्या कोई कंपनी को अपने बोर्ड का रिव्यू लेना पड़ेगा क्या? एनुअल परफॉर्मेंस कौन सी कंपनी को? आशय, सारी पब्लिक कंपनी। कितना नेटवर्थ? और नेटवर्थ ही है पक्का। पूरे डायग्राम का सबसे नीचे का है वो एक बॉक्स। किधर? किसका है? क्या रे? अरे मेरे प्रभु, डायग्राम निकल। क्या? $25 करोड़, बट क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। अरे ऐसी कंपनी का जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनी के बोर्ड को अपने बोर्ड मेंबर का परफॉर्म एनुअल इन्वॉल्वेंस देना पड़ेगा, एनुअल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ये परफॉर्मेंस बोर्ड रिपोर्ट में आएगा अंडर सेक्शन 134। ये था वो। हाँ है, क्या लिखा हुआ है?
है ना? वो अलग से क्यों लिखा? डायग्राम में था लिखा हुआ। अच्छा एक बार लिख लिया, अच्छा हो गई, ठीक है। चलो हुआ डन। कल 3:30 बजे, कल 3:30 बजे अपन यही है।